विश्वास मानिए, हमारी काशी को साफ सुथरा होने से संपूर्ण देश में प्रथम स्थान पाने पे कोई नहीं रोक सकता। और मैं एक अपील ये भी करूंगा कि जो सरकार हमारे टैक्स से हमारे शहर का विकास कर रही है, उस पर कभी भी भूल के भी अपना आक्रोश निकालने के लिए उसको हानि न पहुंचाएं, उसको क्षति न पहुंचाएं। हमारी काशी को साफ सुथरा रखें, काशी की सभी संपत्तियों को सुरक्षित रखें। इसी के साथ मैं काशी के प्रति, देश के प्रति और संपूर्ण विश्व के प्रति भगवान महावीर का एक संदेश कहना चाहता हूँ, जियो और जीने दो। जय हिंद मित्रों, वंदे मातरम। मैं आशीष श्रीवास्तव, अभिजीत तिवारी के साथ, और आप देख रहे हैं लाइव न्यूज़ अभी तक। जैसा मित्रों आपको पता है, हर हफ्ते हम सेगमेंट लेके आते हैं हेल्थ, एजुकेशन, सोशल, पॉलिटिक्स, रिलीजन। तो यहाँ पे बड़ी ही दिलचस्प बात है और हम लोग के लिए, हमारे चैनल के लिए बहुत ही खुशकिस्मती की बात है कि एक ही व्यक्तित्व हमें दोनों पर्सनालिटी मिल रही है, पॉलिटिकल भी मिल रही है और रिलीजन, धर्म से भी मिल रही है। तो जिस गेस्ट का या मेहमान का हम परिचय कराना चाहते हैं, उसके विषय में थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। ये समाज के बहुत प्रतिष्ठित समाजसेवी भी हैं, व्यापारी भी हैं और धर्मभीरू भी हैं। तो उनका नाम है राकेश जैन जी, जो कि महानगर अध्यक्ष हैं अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के वाराणसी विंग के, और श्री दिगंबर जैन समाज काशी के उपाध्यक्ष भी हैं। तो सबसे पहले हम जो है सर से, इनके मुख से इनका इंटरव्यू परिचय जानेंगे, उसके बाद हम सवालों से शुरू करें। तो चलिए आइए चलते हैं। सर, सबसे पहले अपना परिचय दें, प्लीज। समाज मैं राकेश जैन, महानगर अध्यक्ष अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल, और मैं समाज से भी जुड़ा हूँ, जैन समाज का कार्यकर्ता हूँ। श्री दिगंबर जैन समाज काशी का उपाध्यक्ष पद का दायित्व मैं निभा रहा हूँ, और इसी तरह से दिगंबर जैन महासमिति, जो जैन धर्मावलंबियों की पूरे विश्व में संसद भी कहलाती है, उसका भी मैं पूर्वांचल का प्रभारी हूँ। सर, सबसे पहले मैं पॉलिटिक्स से, राजनीति से बात करता हूं, क्योंकि कहते हैं कि भारत के बनारस के खास तौर से लोग जो है वो जन्म लेते ही पॉलिटिशियन हो जाते हैं, पॉलिटिक्स। तो इस विषय पर सर अगर देखा जाए तो सर, भारत इस समय, क्योंकि आप बहुत बड़े राष्ट्रवादी हैं, इनके विषय में बता दूं कि बहुत बड़े राष्ट्रवादी है, राष्ट्र इनके लिए सर्वप्रथम है, समाज इनके लिए पहल बहुत मायने रखता है। तो इससे हम संबंधित सवाल करेंगे। सर, इस समय अगर देखा जाए तो भारत दो विचारों से चल रहा है। एक, अगर मैं इधर उधर की बात ना करूँ तो एक जिन्ना की मानसिकता और एक गोडसे की मानसिकता। इस पे आप पहला क्या करना चाहते हैं? बड़ा ज्वलंत मुद्दा आपने पकड़ लिया। देखिए, मैं तो गोडसे का भक्त हूँ। अब मुझको लगता है शायद गोडसे की जगह मैं भी होता तो जो कदम गोडसे ने उठाया, हो सकता है मेरे हाथों से भी उड़ जाता। रही आपने एक नाम लिया जिन्ना, तो जैसा नाम है जीना नहीं, तो वो संपादित भी होता दिखता है। तो रही, अगर ये दो विचारधारा की बात करते हैं तो मैं गोडसे की विचारधारा से ज़्यादा प्रभावित हूँ। सर, इसी के क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। तो इसमें महाराष्ट्र का चुनाव होने जा रहा है, और चुनाव ऐसा हो रहा है कि जिससे लग रहा है पूरे भारत में ही चुनाव होने जा रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र की चीज़ों को इस तरह से दिखाया जा रहा है। वहाँ भी कई चीज़ों से की है। देखा जाए तो सर, समाज जो है पूरी तरीके से दो भागों में बढ़ गया। एक, मान लें मैं इंडी गठबंधन की बात कर लूँ, जिसके मुखिया यहाँ के अपने अखिलेश यादव जी भी हैं और राहुल गांधी भी हैं, वहाँ के शरद पवार भी हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो मोदी जी हैं, जहाँ पे बीजेपी है वहाँ पे, और एकनाथ शिंदे जी हैं। तो इसको आप, महाराष्ट्र के चुनाव को आप कैसे देखते हैं? क्या ऐसा लगता है कि बाला साहब की जो विचारधारा थी उसको कहीं ना कहीं दफन कर दिया दोनों पार्टियों ने? देखिए, ईमानदारी की बात है कि बाला साहब की विचारधारा को लोगों ने भुला दिया है, और इंसान को सिद्धांतवादी होना चाहिए। जिन आदर्शों पे चलना चाहता है या जो उसका दिल, दिमाग और आत्मा बोले, उस पे उसको अडिग रहना चाहिए। तो बाला साहब हिंदुत्व के बड़े कट्टर समर्थक थे। मुझे आज भी एक शब्द ध्यान है कि उन्होंने कहा था कि अगर मस्जिद, अयोध्या में जो मस्जिद बनी हुई है, मैं एकदम से नाम भूल गया,
तो जो मस्जिद बनी है, अगर इस मस्जिद को किसी शिव सैनिक ने गिराया तो मुझ पे उस पे गर्व है। मैं बड़ा प्रभावित हूँ, क्योंकि अपनी वाणी को लाग लपेट दिए बिना जो आपकी आत्मा और दिल दिमाग बोले उसको अपने रखना चाहिए। तो जो बाला साहब ने कहा कि अगर मस्जिद को किसी शिव सैनिक ने गिराया है तो मेरे को उस पर गर्व है, मेरे को शब्द बड़ा अच्छा लगा। और आज इतने दिन बीतने के बाद भी वो शब्द मेरे दिल दिमाग पे अंकित है। तो शब्द में स्पष्टवादिता होनी चाहिए। दूसरी बात, समर्थन में भी स्पष्टवादिता होनी चाहिए। और हम लोग तो हिंदुस्तान में रह रहे हैं, तो हिंदुस्तान के प्रति एक आदर, एक समर्पण और एक देश प्रेम होना चाहिए, जो कि अत्यंत आवश्यक है। सर यूपी पे आते हैं। यूपी में भी 9 सीटों पे उपचुनाव होने जा रहे हैं। और क्योंकि मैं आपसे इसलिए पूछा क्योंकि बनारस के जो हमारे सांसद हैं वो माननीय प्रधानमंत्री हैं, मोदी जी है। और मोदी जी से आपके काफ़ी अच्छे संबंध हैं, योगी जी से, मोदी जी से। उनकी चीज़ों को आप लेके जो है प्लेटफॉर्म नीचे जो ग्राउंड जीरो पे काम भी करते हैं। इसलिए मेरा सवाल आपसे बन रहा है, पीडीए जो कि अगर देखा जाए तो सपा प्रमुख जो है, सपा द्वारा जो है पीडीए चलाया गया है। और एक तरफ देश को, राज्य को, स्टेट को बांटने की कोशिश की जा रही है, दूसरी तरफ योगी जी बोल रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे। इन दोनों में क्या विरोधाभास है? तो क्या पीडीए वाकई में इस बार टक्कर देगा बटोगे और कटोगे ऊपर? देखिए, योगी जी तो हमें एकदम खुली किताब लगती हैं। योगी जी में कुछ भी ऐसा नहीं है कि अंदर कुछ बाहर कुछ, जैसा राजनेताओं में होता है। योगी जी तो जो बोलते हैं, जो उनकी वाणी में होता है, वही उनके दिल में होता है, वही उनके दिमाग में होता है। तो एक लाइन जो बटोगे तो कटोगे, उसको मेरा दिल स्वीकार करता है। और मुझको लगता है कि अगर पूरा हिंदुस्तान इसको अपने अंदर समा ले, इसी लाइन पे चल पड़े, तो शायद हो सकता है देश का कल्याण हो जाए और हिंदुस्तान नाम जो है हिंदुस्तान का, वो सार्थक हो जाए। अगर देखा जाए सर तो 370 और 35 से धारा हटा, आप उसके पूर्ण समर्थक थे और बहुत ज़बरदस्त आपने यहाँ पे जो है प्रोग्राम भी किया था। लेकिन जो कि चुनाव हुआ और विधानसभा की सत्र चालू हुई, तो फिर से वही चीज़ें वापस आ रही। तो क्या लगता है सर, सरकार ने वहाँ पे डेमोक्रेसी या इस तरीके की चीज़ें जो चुनाव करा के केंद्र सरकार ने गलतियाँ, क्योंकि फिर से वही जो है उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला की बोली शुरू हो गई और बेचारे बेगुनाह फिर से वहाँ पे मिलिटेंट्स के हाथ मारे जा रहे हैं, आतंकवादियों के हाथ से मारे जा रहे हैं। तो क्या नहीं लगता सर कि इसको बहुत जल्दीबाजी में सरकार ने वहाँ पे चुनाव करा दिया? कुछ साल और उसको जो है केंद्र शासित या सरकार के हाथ में रहना चाहिए था। बिल्कुल, आपने एकदम सही मुद्दा उठाया है और मैं आपसे सहमत भी हूँ। सच्चाई ये है कि धारा 370 हटने की हम लोग कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। मैं अपने मित्रों से भी चर्चा करता था तो हमारे मित्र बोलते थे, अरे तो जुमला रहल, धारा 370 हटना जुमला रहल। लेकिन मुझे बड़ा गर्व है माननीय अमित शाह, मोदी जी और उन सभी लोगों को जिन्होंने धारा 370 हटाने में अपनी भूमिका निभाई, जिसको हम भारतवासी कल्पना नहीं किए थे। क्योंकि ये लगता था देश गृह युद्ध में फंस जाएगा, देश में बलवा हो जाएगा, कर्फ्यू लग जाएगा। तो धारा 370 हटाने की इच्छा शक्ति और उस इच्छा शक्ति को इम्प्लीमेंट कर देना, वो एक बहुत बड़ी सोच थी। आप ये सोचिए कितना भारी रिस्क लेके, कितना जोखिम उठा के जिन लोगों ने इस कार्य को किया, उसको हटाने के पहले उनको नींद आई होगी, हो सकता है महीनों की रातों सोए न हो। लेकिन जिस इच्छा शक्ति को उन्होंने देश प्रेम में, देश हित के लिए परिभाषित किया, संपन्न किया, मैं उनको तहे दिल सलाम करता हूं। और सच्चाई है कि देश हित में धारा 370 हटना बड़ा जरूरी था। वो तो चूंकि कोर्ट का निर्णय था, इसलिए कश्मीर में चुनाव कराना केंद्र सरकार की मजबूरी हो गई। लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश है, कश्मीर में शांति बनी रहनी चाहिए। हमारे माननीय एलजी सिन्हा जी जो हैं बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और किसी भी तरह से जो कश्मीर
जो हम लोग के हाथ में आया है। मुझे याद है मैं छोटे में कई बार कश्मीर गया, वहाँ के लोग अपने को हिंदुस्तानी मानते ही नहीं थे, वो तो कहते थे मैं कश्मीरी हूँ। तो ये एक बड़ी खराब विचारधारा थी। कश्मीर तो सब है लेकिन हिंदुस्तान के अंतर्गत ही आएगा और हम पहले हिंदुस्तानी हैं फिर हम किसी प्रदेश के हैं। तो ये भावना हर हिंदुस्तान में कुट कुट के भरी हुई है, कश्मीर वासियों में भी होनी चाहिए। और सच्चाई है कि कश्मीर जो बड़े संघर्षों के बाद वहाँ पे शांति स्थापित हुई है, वहाँ पे दोबारा पर्यटक पहुँचने लग गए, दोबारा लोग जाने की वहाँ पे हिम्मत करने लग गए, अकेले रात में घूमने की हिम्मत करने लगे। वो किसी भी तरह से भंग नहीं होनी चाहिए। और मेरा केंद्र शासन से ये मांग है कि किसी तरह से भी शांति वहाँ की भंग न हो और पूरी तरह से वहाँ पे कानून का राज चलता रहे पूर्व की तरह। एक सवाल और सर राष्ट्रीय स्तर पे लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग बनारस पे थोड़ी सी एक दो चर्चा करेंगे। संविधान खतरे में है, हर जगह कांग्रेस के एक बहुत बड़े लीडर कहें या भाजपा द्वारा आप लोग द्वारा युवराज कहा जाए, जो बाल बुद्धि हैं, 55 साल की हो गए लेकिन आज भी जो है वो प्रौढ़ नहीं हो पाए, ये बड़ी विडंबना है कांग्रेस के लिए। वो हर जगह सर संविधान को दिखाते हैं, कहीं भी जाते हैं कि संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है। तो क्या सर आपको लगता है कि वाकई में संविधान हम लोग का कहीं ना कहीं अतिक्रमण हो रहा है? वो इस चीज़ को प्रस्तुत करते हैं कि अल्पसंख्यक को नहीं बोला जा रहा है, संविधान के द्वारा अल्पसंख्यक या फिर मुस्लिम हो या फिर SC ST हो, उनको कहीं ना कहीं प्रभावित किया जा रहा है। तो क्या वाकई में संविधान भारत में खतरा है? BJP और RSS का संविधान लागू होने जा रहा है? देखिए, ये तो मूर्खतापूर्ण बातें हैं। संविधान खतरे में, इसका सिर्फ एक उद्देश्य है, साम दाम दंड भेद करके किसी तरह से सत्ता पे काबिज हो जाना। भारत का कानून, भारत देश संविधान पे चलता है और संविधान से बड़ा कोई नहीं है, न PM, न CM, न DM। तो संविधान खतरे में एक से भूखा है, इसमें कोई दम नहीं है। संविधान के ही हिसाब से पूरा भारत चलता है, पूरा कानून काम करता है। देश में न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय है, पुलिस प्रशासन की अपनी व्यवस्था है और सभी लोग कानून के दायरे में संविधान के मद्देनज़र कार्य करते हैं। अतः ये कहना कि संविधान खतरे में है, वो भाई लोग जो है सत्ता पे काबिज होना चाहते हैं किसी भी तरह से, तो इसी वजह से कहा जाता है संविधान खतरे में है। सर अभी इसी को मैं थोड़ा सा और एक चीज़ और क्लियर चाहता हूँ। ओवैसी बंधु, अकबरुद्दीन ओवैसी और ओवैसी बंधु जो है सर, ये अक्सर बोलते रहते हैं कि ये मतलब 15 मिनट पुलिस हटिया है, इस तरीके की। अभी जो है वो भी काटने की बात कर रहे थे अकबरुद्दीन के बड़े भाई साहब ओवैसी जी। तो इनको आप कैसे देखते हैं, ओवैसी बंदियों को? और AMIM को आप किस संगठन के रूप में देखते हैं? क्या ये अलगाववादी, बिलगाववादी या आतंकवादी? देखिए, भारत देश की यही महानता है कि वो एक अल्पसंख्यक समुदाय से होते हुए भी कहते हैं कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो तो बहुसंख्यक को हटा देंगे। वो उनकी मूर्खता भरी सोच है जो उनकी मानसिकता को बतलाती है। और ये संविधान की ही देन है कि देश विरोधी बातें करने के बावजूद भी ओवैसी साहब सम्मान के साथ घूम रहे हैं। अगर आज देश में संविधान न होता तो शायद ओवैसी साहब जो सड़क पर चल पाते, क्योंकि जब वो बहुसंख्यक समाज को बोलते हैं कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो तो बहुसंख्यक को सफाया कर देंगे, आप बतलाएं वो कहाँ से संभव है? एक अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित व्यक्ति वो बोलता है कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो तो बहुसंख्यक समाज का सफाया कर देंगे। वो उनकी मूर्खता वाली सोच है और जिसको पूरा हिंदुस्तान परिचित है। और इस टाइप के जो पतनकारी लोग, देश विरोधी लोग हैं, बल्कि संविधान में संशोधन होना चाहिए। इस तरह से देश के खिलाफ अनाप शनाप बात करने वाले लोगों को देश से बाहर किया जाना चाहिए। सर हम लोग थोड़ा सा बनारस पे चर्चा कर लेते हैं। बनारस में सर 8 विधानसभा है, 8 हमारे लोग के विधायक हैं। लेकिन सर आपको लगता है कि कोई विधायक यहाँ पे अपना काम कर पा रहा है? क्योंकि बनारस जो है प्रधानमंत्री का, मोदी जी का क्षेत्र है, प्रधानमंत्री का नाम ही काफ़ी है मोदी जी का। और यहाँ पे एक मैं विधानसभा का पर्टिकुलर बात करूँगा, वो है रोहनिया विधानसभा, जो कि इन लोग की गठबंधन से अपना दल एस को दिया गया था, जो कि सर मुझे नहीं लगता कि कोई काम के। तो क्या ये जनता के हित में ये लोग काम कर पा रहे हैं या सारा काम मोदी जी कर रहे हैं? देखिए, मोदी जी तो
मोदी जी तो बहुत ही श्रद्धेय हैं। काशी का सौभाग्य है कि काशी ने देश को प्रधानमंत्री दिया। हम सबका सौभाग्य है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी इतने व्यस्तता के बावजूद भी काशी के कोने कोने का हालचाल लेती रहती हैं। काशी में किस दिन क्या हुआ वो माननीय नरेंद्र मोदी जी को पता होता है, और प्रधानमंत्री होने के बावजूद भी वो काशी में इतनी बार आ चुके हैं कि शायद सांसद भी इतनी बार नहीं आ पाता है। इसी प्रकार हमारे प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री वो प्रदेश काशी में इतनी बार आ जाते हैं कि जितनी हम कल्पना नहीं कर पाते। शायद हम भी अगर कोई जिम्मेदारी मिली रहे तो इतनी बार उस जगह का जाके निरीक्षण नहीं कर पाते जितना हमारे योगी जी करते हैं। छोटी छोटी समस्याओं को, छोटे छोटे विकास की चीज़ों को योगी जी स्वयं देखते हैं, स्वयं परखते हैं और अच्छे तरह से उसको संपादित करवाती है। इसीलिए यहाँ के विधायक सर जो है एक तरह से केवल विधायक बन के रह गए हैं, बाकी कोई काम नहीं करते हैं, क्योंकि योगी कर रहे हैं, मोदी कर रहे हैं, तो इन लोगों की जरूरत नहीं है। क्या कहना चाहेंगे सर इसमें? देखिए, काशी की जनता अपने विधायकों से जुड़ी हुई है और जो विधायक भी हैं यहीं पर काशी में ही हम लोग के बीच पल पोस के बड़े हुए हैं, तो ठीक है, मिलजुल के सारे कार्य संपादित हो जाते हैं, अच्छे ढंग से हो जाते हैं। और कहीं कोई अगर कमी होती है तो काशी की जनता बड़ी एक्टिव है, वो अपने विधायकों से वो कार्य को करवा लेती है। और बाकी तो चूँकि योगी जी और मोदी जी खुद ही इतने गंभीर हैं देश के प्रति, प्रदेश के प्रति, और मुझे कहने में कोई शक नहीं काशी के प्रति, कि भगवान की कृपा से सब कार्य अच्छे ढंग से संपादित हो जाती हैं। सर एक सवाल ये बनता है कि बहराइच में जो कि झंडा उतारते हुए एक मिश्रा, नाम पूरा क्लियर नहीं आ रहा है, मिश्रा जी का जो है वहाँ पे हत्या कर दी गई वहाँ पे, और उसके बाद विपक्ष वाले का ये कहना है कि भाजपा ने इतना चढ़ा दिया, उस व्यक्ति को ऊपर चढ़ा दिया, अपने विचारों से ब्रेन वॉश कर दिया कि वहाँ पे वो झंडा चला गया उतारने, और उसी के चढ़ाने और उग्र बनाने की वजह से वहाँ पे ऐसा माहौल बना कि उसकी हत्या हो गई। तो इस पे बहराइच वाले दंगे पर सर आप क्या कहना चाहेंगे? इधर स्पष्ट सर आपका हमको डिसीजन चाहिए अध्यक्ष महोदय। देखिए, किसी भी व्यक्ति को कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है, चाहे वो किसी भी पद पर बैठा व्यक्ति हो। और सच्चाई है कि अगर कानून अपने हाथ में लेता है तो ये बहुत ही निंदनीय है और ये बहुत ही उसकी हिम्मत वाली बात है। बहराइच दंगा जो बहराइच में हुआ वो बहुत ही गलत था, और इस तरह के दंगे, देखिए, अगर अल्पसंख्यक समाज बहुसंख्यक समाज को लेके नहीं चलेगा तो मुझे कहने में कोई शक नहीं कि जिस दिन बहुसंख्यक समाज भड़क गया उस दिन अल्पसंख्यक समाज कहाँ जाएगा। देखिए, जैन समाज भी एक अल्पसंख्यक समाज है, लेकिन जैन समाज अल्पसंख्यक होने के बावजूद भी देश हित में अपना हिस्सा बहुत बड़ा रखता है। वो देश में 40% रेवेन्यू देता है, और आपको हर शहर में भारत के जैन समाज की धर्मशालाएं, जैन समाज के चिकित्सालय, जैन समाज के शिक्षा के स्कूल, कॉलेज सब मिलेंगे। देश के लिए समर्पित है, बहुत ही कम संख्या में होने के बावजूद। तो मेरे को लगता है कि अल्पसंख्यक समाज को भी देश हित के प्रति सजग होना चाहिए, और देश हित से बड़ा या देश के प्रति आपकी जिम्मेदारी से बड़ा कुछ नहीं होता है। अल्पसंख्यक समाज तो देखिए हुआ, पारसी समाज हुआ, सिख समाज हुआ, जैन समाज हुआ, बौद्ध समाज हुआ। सच्चाई ये है कि जो हमारे मुस्लिम भाई हैं वो तो अल्पसंख्यक समाज में आते ही नहीं हैं, लेकिन चूंकि वोट बैंक की राजनीति से मुस्लिम भाई अल्पसंख्यक बने हुए हैं। मेरे को लगता है मुस्लिम भाई को स्वयं ये मांग करनी चाहिए कि हमको अब अल्पसंख्यक समाज का दर्जा खत्म किया जाए, और हम सब देश की मुख्य धारा में आना चाहते हैं। और अगर मान लीजिए
मुस्लिम समाज से भी अगर कुछ लोग भटक जाते हैं तो ऐसा नहीं कि संपूर्ण मुस्लिम समाज भटक चुका है। मुस्लिम समाज में भी बहुत से बुद्धिजीवी हैं, बहुत से देशभक्त हैं। हम सबको चाहिए क्या, जो भी व्यक्ति, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, जो भी देशभक्त है, जो भी विचारधारा देशभक्त की है, इस टाइप की विचारधारा का स्वागत होना चाहिए। देश विरोधी तत्वों का बहिष्कार होना चाहिए। देश विरोधी तत्वों को कड़ा से कड़ा रुख अपनाते हुए संविधान में अगर कोई संशोधन भी हो उसको भी करना चाहिए, लेकिन देश विरोधी तत्वों को देश से बाहर करना चाहिए। सर, जैसा कि आप अध्यक्ष हैं, महानगर अध्यक्ष अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के, सर ये बताएं सर कि ये जो व्यापार मंडल है ये कैसे काम करता है और कैसे ये व्यापारियों के हितों की रक्षा करते हुए अपनी चीज़ों को ये अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके अपना काम करवाता है। देखिए, व्यापार मंडल क्या है? व्यापार मंडल है व्यापारियों का समूह। मैं पिछले 25 वर्षों से व्यापार मंडल की राजनीति में हूं। व्यापार मंडल का गठन तब होता है जब व्यापारी को लगता है कि वो एकल संघर्ष नहीं कर पाएगा। व्यापार मंडलों का गठन जब प्रशासन के लोग व्यापारियों का शोषण करने लगते हैं, उन पे जुल्म करने लगते हैं, तभी व्यापार मंडल जगह जगह बनने शुरू हो जाते हैं। आज की डेट में व्यापारी व्यापार मंडलों के समर्थन से इतना सशक्त हो चुका है कि कहीं भी कोई व्यापारी जिस पे किसी भी तरह का जुल्म होता है, शोषण होता है, उसको भयभीत किया जाता है, तो व्यापार मंडल उसकी सुरक्षा में, उसका साथ देने के लिए, उसको सुरक्षित रखने के लिए खड़ा हो जाता है। तो संगठन जब खड़ा होता है तो जाहिर सी बात है कि व्यापारियों का सेंटिमेंट भी संगठन की तरफ रहता है। और सच्चाई ये है कि व्यापारी से बड़ा तो कोई देशभक्त नहीं है, व्यापारी से बड़ा कोई समाज सेवी नहीं है। व्यापारी धन को कमाता है और उस धन को सिर्फ अपने परिवार पे न लगा के वो देश के लिए उसको व्यय करता है, देश को रेवेन्यू देता है। व्यापारी अवैतनिक टैक्स कलेक्टर है, वो सरकार के खजाने को स्वयं टैक्स कलेक्ट करके अवैतनिक रूप से सरकार के खजाने को भरता है, जिस पे कोई भी वो पारितोषिक नहीं लेता है दूसरे सरकारी लोगों की तरह। तो व्यापार मंडलों की स्थापना व्यापारियों को सुरक्षित रखने के लिए, व्यापारियों को जुल्म से बचाने के लिए, व्यापारियों के विकास के लिए, व्यापारियों की परेशानियों को दूर करने के लिए होती है। और मुझे खुशी है कि आज व्यापार मंडल बहुत सक्रिय हैं। व्यापारी जिसको चाहता है व्यापारी उसको सत्ता में भेजता है। और उसे मेरी ये भी एक मांग है कि व्यापारियों को भी अपनी समस्याएं रखने के लिए सही पटल होना चाहिए। अतः व्यापारियों को जो है राज्यसभा, विधानसभा में शिक्षकों की भांति जगह मिलनी चाहिए। जैसे देखिए, यहाँ पर शिक्षकों की सीट निर्धारित है और भी राज्यसभा में बुद्धिजीवियों के लिए सीटें होती हैं, तो उसी तरह से व्यापारियों के लिए भी राज्यसभा और विधानसभा में सीटें होनी चाहिए ताकि व्यापारिक समस्याओं को सही पटल पर रखा जा सके। सर, सवाल तो बहुत था लेकिन आपका समय भी बहुत कीमती है। इसको देखते हुए राष्ट्र को, स्टेट को, राज्य को और अपने बनारस की जनता को आप एज ए पॉलिटिशियन और एज ए सोशल वर्कर आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं अपने काशी वासियों से, अपने व्यापारी भाइयों से अपील करना चाहूँगा कि हम सबका सौभाग्य है कि हमारे सांसद माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं। नरेंद्र मोदी जी देश के लिए, संपूर्ण विश्व के लिए, प्रदेश के लिए और हमारी काशी के लिए बहुत कार्य कर रहे हैं। मोदी जी बहुत ही इस चीज़ पे सजग हैं कि काशी साफ सुथरी होनी चाहिए। तो मैं अपने काशी वासियों से आह्वान करता हूँ कि वो काशी को साफ सुथरी करने की अपील करने के बजाय वो खुद में सुधार करें कि हम और हमारा परिवार किसी भी तरह से कचरा कार्य नहीं करेंगे जिससे हमारी साफ सुथरी काशी पे फर्क आए। तो विश्वास मानिए, हमारी काशी को साफ सुथरा होने से
संपूर्ण देश में प्रथम स्थान पाने पे कोई नहीं रोक सकता। और मैं एक अपील ये भी करूंगा कि जो सरकार हमारे टैक्स से हमारे शहर का विकास कर रही है, उस पर कभी भी भूल के भी अपना आक्रोश निकालने के लिए उसको हानि न पहुंचाएं, उसको क्षति न पहुंचाएं। हमारी काशी को साफ सुथरा रखें, काशी की सभी संपत्तियों को सुरक्षित रखें। इसी के साथ मैं काशी के प्रति, देश के प्रति और संपूर्ण विश्व के प्रति भगवान महावीर का एक संदेश कहना चाहता हूँ, जियो और जीने दो। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमारे लिए समय दिया हमारे चैनल के लिए। जैसा कि आपने देखा कि राकेश सर हमारे साथ बैठे हुए थे, राकेश जैन, जो कि इनका एक व्यक्तित्व को हमने दिखाया पॉलिटिक्स। दूसरा जो है श्री जैन, दिगंबर जैन मंदिर के उपाध्यक्ष हैं, इनको जो है हम नेक्स्ट टाइम कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। और इनके साथ ये वादे के साथ विदा हो रहे हैं कि जब भी इनको दोबारा मौका मिलेगा हमको समय देने का, तो हम उस पर इनके पार्ट पे बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।